क्या है आपके अकॉर्डिंग लव जिहाद? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पूरा पत्रक था जिसके अंदर उन्होंने सिख लड़की के लिए 7 लाख रुपया, ब्राह्मण लड़की के लिए 5 लाख रुपया और ओबीसी लड़की के लिए 3 लाख रुपया, दलित लड़की के लिए 1.5 लाख रुपया। तो ये जो है पूरा लिस्ट उन्होंने पब्लिश किया था और जिसके द्वारा ये लव जिहाद की घटनाएं जो है वो चल रही थी। आज केरला स्टोरी मूवी आ चुकी है। यदि प्यार है तो एक भी जगह पर ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई मुस्लिम ये कह रहा है कि चलो हर बार हिंदू लड़की ही मुसलमान हो रही है तो मैं आपके लिए हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। एक भी जगह पर नहीं दिखाई दे रहा है। एनसीआरबी का एक डेटा मैंने निकाला है जिसमें लगभग 13 लाख महिलाएं 3 साल में मिसिंग हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इनमें सबसे ज़्यादा ये महिलाएं हैं। एनसीआरबी का जो डेटा है इट इज़ अलार्मिंग, क्योंकि ये कहता है कि प्रतिदिन लगभग 174 लड़कियां जो है या महिलाएं जो है वो गायब हो रही हैं। क्यों आपने एक विजन छत्रपति शिवाजी महाराज का ही चूज किया? छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में एक एक ऐसे प्रसंग है कि उसके ऊपर उससे भी कई गुना अधिक मूवीज बन सकती है, कई गुना बड़ी। कि शाहिस्ते खान जब उनके महल में बैठा था तो मात्र हजारों की सेना में सिर्फ 140 लोगों को लेके जाकर के, मुझे लगता है भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक तो यही होगा। 400 साल पुरानी ये जो मम्मी है जिसको सेंट जेवियर की मम्मी बताया जा रहा है, वो सेंट जेवियर जो एक सेंट थे, उनकी वो मम्मी नहीं है, वो उनकी बॉडी है। रमेश, ये 2009 में एक टर्म आप लोगों ने, हिंदू जन जागृति समिति ने कॉइन की थी, जिसको कहा था आप लोगों ने लव जिहाद। लव जिहाद का ये जो शब्द है ये आप ही लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। क्या है आपके अकॉर्डिंग लव जिहाद? क्योंकि इसको ये भी कहा जा रहा है कि एक हेटरेट कैंपेन फैलाने का एक प्रयास है ये लव जिहाद करके। क्योंकि अगर चलिए आप कन्वर्जन की बात करते हैं, वो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर कोई लड़की, हिंदू लड़की या कोई भी धर्म की लड़की अगर अपना धर्म परिवर्तन करके एक दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करती है अपने होशो हवास में, तो क्यों उसको एक लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है? हिंदू संगठन इकट्ठा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं उसके अगेंस्ट। क्या है आपके अकॉर्डिंग लव जिहाद? इसमें मैं पहले तो बताना चाहूँगा कि लव जिहाद जो है इस पर भारत का पहला पुस्तक मैंने लिखा था और वो 2006 में मैंने इस पर जो रिसर्च किया था, मैंने स्वयं से लगभग उस दौरान पुस्तक लिखने से पहले मैंने कम से कम 25 से 28 हमारे बहनों का काउंसलिंग किया था, जिससे मुझे ये अंदेशा हो गया कि ये कुछ तो अलग चल रहा है। और लव जिहाद जो शब्द है इसको कॉइन हिंदू जन जागृति समिति ने नहीं किया। केरल की हाईकोर्ट में शहनशाह आलम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस जो है उसके अंदर जस्टिस टी.के. शंकरन जी ने किया और उसके अंदर जजमेंट के अंदर उन्होंने लिखा इस बात को कि यदि केरला में ये लव जिहाद के नाम से चल रहा है तो मैं इसको लव जिहाद ही लिखूंगा। उसके बारे में उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी प्रोटेस्ट में भी गई थी कि लव जिहाद नाम से हमें बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत स्पष्ट थे इसमें। ये विदेशों में रोमियो जिहाद चल रहा है, ग्रूमिंग गैंग्स चल रहे हैं, तो ये अलग अलग नाम से चल रहा है। तो इस कारण से केवल लव जिहाद चल रहा है ऐसे नहीं है, ये अलग अलग नाम से चल रहा है। भारत में इसको लव जिहाद के माध्यम से उस समय पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो संगठन है, उनके 2 छोटे आयाम थे जो कॉलेज में एक्टिव होते थे। एक तो यूथ फ्रंट था उनका और दूसरा शाहीन फोर्स था। उनकी बाकायदा लिस्ट उस समय पे थी। और आज जो ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण लड़की को आप पटाएंगे तो आपको इतने लाख मिलेंगे, क्षत्रिय रहेगी तो इतने मिलेंगे, जैन होगी तो इतने मिलेंगे, ये जो है सिख जो है वो सबसे ज़्यादा। तो आज तो अभी तो रेट बढ़ाए हैं, अब ये छांगुर बाबा को अरेस्ट करने के बाद ये सारा लिस्ट सामने आ गया। लेकिन इससे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पूरा पत्रक था जिसके अंदर उन्होंने सिख लड़की के लिए 7 लाख रुपया, ब्राह्मण लड़की के लिए 5 लाख रुपया और ओबीसी लड़की के लिए 3 लाख रुपया, दलित लड़की के लिए 1.5 लाख रुपया। तो ये जो है पूरा लिस्ट उन्होंने पब्लिश किया था और जिसके द्वारा ये लव जिहाद की घटनाएं जो है वो चल रही थी। आज केरला स्टोरी मूवी आ चुकी है।
जिन लड़कियों को उस समय पे धर्मांतरित किया था, उन्होंने अपना जो है एनकाउंटर जो है वो सारी मीडिया के सामने उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। तो इस कारण से अब ये बोल नहीं सकते हैं कि लव जिहाद नहीं है, क्योंकि वो लड़कियां अब हिंदू, चाहे श्रुति हो या अन्य जो भी है। तो ये जो है आर्ष समाज करके केरला में संगठन है और उसके अंदर आज वो काम कर रही है कि हिंदू लड़कियों का प्रबोधन करने का कि कैसे ये षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन इन मुद्दों को यदि हम देखते हैं, कोई प्यार करना एक बात अलग होती है, लेकिन यदि प्यार है तो एक भी जगह पर यह नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई मुस्लिम ये कह रहा है कि चलो हर बार हिंदू लड़की ही मुसलमान हो रही है तो मैं आपके लिए हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। एक भी जगह पर नहीं दिखाई दे रहा है। भारत में जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, निकाह का कानून है, वैसे ही स्पेशल मैरिज एक्ट है कि जब दो धर्मों के अंदर, एक मज़हब एक धर्म के अंदर कोई शादी होती है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान है उसके अंदर कि दोनों भी अपने अपने धर्म में रह करके अपने अपनी इच्छा उसके अनुसार उपासना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह दिखाई देता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उससे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, और जब तक कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक उससे निकाह नहीं करते हैं, क्योंकि इस्लाम ये बहुत स्पष्टता से कहता है कि आप इस्लाम की किसी भी एक दासी के साथ भी, एक स्लेव गुलाम के साथ भी आप शादी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की परी भी होगी तो भी आपको शादी करने के लिए उससे मना किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे स्पष्ट होता है कि जब उनको शादी करनी है तो उसको वो जबरन पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, फिर उसको गोमांस खिलाना, बुर्का पहनाना, और ये जो है ये प्यार के चिन्ह कहाँ पर है। आज आप श्रद्धा वालकर का उदाहरण देख लीजिए, आज आप वो अंकिता सिंह का उदाहरण देख लीजिए, आप झारखंड के कई सारे उदाहरण देख लीजिए कि जहाँ पर कन्वर्जन हुआ, उनके साथ अत्याचार हुए, जब वो नहीं माने तो उनकी हत्या की गई। तो ये जो है इसको प्यार नहीं कह सकते हम कि एक किसी लड़की को आप इस जाल में फंसा रहे हो, उसकी सारी जो आज़ादी है उसको समाप्त कर रहे हो, और फिर उसको एक षड्यंत्र, कई सारी लड़कियां जो है आज गायब हो रही है। मैं ये इसी पे आई थी, एनसीआरबी का एक डेटा मैंने निकाला है जिसमें आया है कि 13.13 लगभग 13 लाख से अधिक जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस देश में मिसिंग बताया गया है। ये एनसीआरबी का डेटा है, ये गवर्नमेंट डेटा है। 2019 से 2021 के बीच में लगभग 13 लाख महिलाएं 3 साल में मिसिंग हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इनमें सबसे ज़्यादा ये महिलाएं हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ इन महिलाओं का? इसमें जो ये सभी कन्वर्ट हो जाएंगी, ये तो बात उचित मैं मानती नहीं हूँ। मतलब सभी 13 लाख लड़कियों को अगर कन्वर्ट कर दिया गया, महिलाओं को कन्वर्ट कर दिया गया, नहीं, ये एनसीआरबी का जो डेटा है इट इज़ अलार्मिंग, क्योंकि ये कहता है कि प्रतिदिन लगभग 174 लड़कियां जो है या महिलाएं जो है वो गायब हो रही हैं। मैं भी ये नहीं कहता हूँ कि ये सारा का सारा लव जिहाद में ही हुआ है, क्योंकि इसमें अन्य धर्मों के भी हो सकती है, इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, इसके अंदर घर में अनबन भी हो सकती है। लेकिन निश्चित है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का, लड़कियों का गायब होना ये चिंता का विषय है। इसमें माइग्रेशन भी हो सकता है, क्या पता दूसरे देश में चली गई हो, माइग्रेट कर गई हो। तो हमारा कहना यही है कि यदि इस प्रकार से कोई लड़की जा रही है तो उसके बाद में उनका उनके परिवार के साथ संपर्क क्यों नहीं हो रहा है। इसके बाद में जो भी उन्होंने उसका डाटा जो है, अब जो पार्लियामेंट का क्वेश्चन इसके ऊपर आया 2024 में, तो उसके अंदर ये बताया गया कि 40% जो है वो रिकवर होती है। स्टिल क्वेश्चन इज देयर कि 60% के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो 60% लड़कियां जो मिसिंग है, मैं कह रहा हूँ कि चलो इसमें से मान लेते हैं कि 10% ही लव जिहाद की घटनाएं हो सकती है, लेकिन 10% भी तो बहुत बड़ी संख्या है। तो इसलिए हम सरकार से इस बात पर आग्रह कर रहे हैं, हमने इसके ऊपर सरकार को पत्र लिखा है कि इसके ऊपर एक जांच कमेटी तो बैठे, इसके बारे में पता तो चले कि क्या हो रहा है इनके साथ में। आज योगी आदित्यनाथ जी हो या अन्य राज्यों में, गुजरात में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी थे, तभी एंटी कन्वर्जन एक्ट वहाँ पर लागू हो गया था। तो ये जो एक्ट वहाँ पर लागू हुआ तो इसका भी तो प्रावधान देखना चाहिए। आज हम देखते हैं कि एक लड़की जिसकी आयु 17 साल 364 दिन है, उसको कानून का कुछ नहीं पता है, उसको संविधान से उसको माइनर कहा गया है, उसका सारा निर्णय है माता पिता लेंगे,
और एक दिन के बाद ऐसे हो जाता है 18 साल की हो गई तो वो पूरी मेजर हो गई, उसको संविधान भी पता चल गया, उसको अपने हित का भी अधिकार आ गया, सारी चीज़ें। और जिन माता पिता ने उसको बचपन से बड़ा किया है, उसका हित देखा है, उसके दुख सुख में वो साथ में रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है, वो माता पिता उसके शत्रु हो गए। ये कैसे हो सकता है कि एक 2-4 महीने में कोई तो प्यार करता है और वो उसके साथ में चली जाती है और माता पिता को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए माता पिता का भी उसके अंदर कोई तो अधिकार होना चाहिए। इस आप लॉ में दृष्टिकोण से भी चेंज हम चाह जी, रहे हैं उसमें। कानून में भी बदलाव इसमें आना चाहिए। गुजरात सरकार ने अभी इसमें बदलाव किया है, लेकिन अन्य राज्यों में भी ये बदलाव की आवश्यकता है कि जिस कारण से हम ये सोच रहे हैं कि लव जिहाद की ये घटनाएँ जो हो रही है, उसके अंदर ज़्यादातर जो आज हर दिन लगभग मुझे लगता है 3 से 4 घटनाएँ तो सोशल मीडिया में होती है, जिसके अंदर लड़कियाँ ही आकर के अपने आप बताती है कि कैसे हमारा शोषण हुआ, कैसे वीडियोज़ निकाले गए, कैसे ब्लैकमेल किया गया, कैसे उनको लोगों के सामने परोसा गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो कहीं तो रुकनी चाहिए और इसलिए चाहे वो किसी जाति की हो, किसी कम्युनिटी की हो, लेकिन जो ये अन्याय हो रहा है, ये जो एक शोषण हो रहा है, इस शोषण को तो निश्चित रूप से रोकना चाहिए और इसके लिए हम ये पार्लियामेंट से आज यहाँ पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इस मुद्दे के ऊपर एक जांच कमेटी बैठे, लोगों को स्पष्ट हो जाए कि इन बातों से क्या हुआ है। अच्छा, जो ये लड़कियां होती हैं लव जिहाद में, जिनको आप क्योंकि हिंदू जन जागृति समिति का जो काम है उसमें ये भी जो सामने आया है कि बहुत सारी एक बड़ी तादाद में जो लड़कियां आप रिकवर करते हैं, उनका वापस से आप घर वापसी उनकी आप करते हैं, वापस से उनको हिंदू धर्म में, जो कि कन्वर्ट हो चुके होते हैं, दूसरा धर्म एक्सेप्ट कर चुकी होती हैं, उनको आप वापस से हिंदू रिकन्वर्ट करते हैं। कितनी महिलाएं ऐसी, कितनी लड़कियां होती हैं आप लोग, मतलब एक अगर मैं एवरेज आपसे डेटा लूं तो कितनी लड़कियां साल भर में ऐसी होती हैं? नहीं, संख्या तो बहुत अधिक होती है क्योंकि ये बहुत सारे संगठन करते हैं, केवल हिंदू जन और क्या जागृति प्रोसेस समिति होता है घर वापसी का आपका? घर वापसी का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। हर एक संगठन का अलग अलग है, आर्य समाज का अलग है, महाराष्ट्र में संगठन कुछ है अलग है। महाराष्ट्र में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु जो पुस्तकें हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो बजाजी निम्बाड़कर और नेताजी पालकर को फिर हिंदू बनाया था, तो उसके जो प्रावधान है उसके अंदर एक प्रायश्चित्त कर्म होता है, वो प्रायश्चित्त कर्म करके वापस आ सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और कानून भी ये कहता है कि जो उन्होंने निकाह किया है, तो जिस दिन वो निकाह से मुक्त हो जाती है, उस दिन वो हिंदू ही बन जाती है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट तो लगाया नहीं है उसके अंदर। तो वो कन्वर्जन जो है वो उसका टिकता नहीं है। जैसे ही, क्योंकि निकाह का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके द्वारा वो मुस्लिम बनी है और जैसे ही निकाह टूट जाता है वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाती है। मतलब उसका कोई लीगल प्रावधान नहीं है, तो लीगल मतलब कोई प्रावधान कन्वर्जन नहीं है का कोई उसमें। लीगल प्रावधान जी, नहीं जी। है। तो वो वापस आ सकती है, उसमें घर वापसी करने में या उसमें कोई भी कानूनन कोई अड़चन नहीं है उसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी जो लड़कियां हैं कि जो वापस आना चाहती है इसमें, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि माता पिता जो होते हैं बहुत कठोर भूमिका लेते हैं, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चिंताएं होती है। कई सारी लड़कियां जो है वो बीच में एजुकेशन छोड़ करके चली जाती है, भाग जाती है, फिर उनका एजुकेशन वैसे रह जाता है। तो ऐसी बहुत बड़ी ये एक समस्या है। इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए या इन सारी चीज़ों पर उन्हें सहायता करने के लिए हमें अलग से प्रयास करने की और आवश्यकता है। आपका जो हेड ऑफिस है वो गोवा में है। गोवा में हर साल 2013 से आप लोग एक कॉन्क्लेव करते हैं। इस साल भी कॉन्क्लेव हुआ जिसमें जिसका फोकस रहे संभाजी महाराज, और ख़ासकर जिस तरह से युवाओं ने पिछले एक साल में कनेक्ट किया इस टॉपिक से। बॉलीवुड भी बहुत ऐसी फिल्में और इस तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज़ और शॉर्ट फिल्में बनाने लग गए। तो क्या फोकस रहता है आपका इस कॉन्क्लेव में, जन जागृति समिति का? और क्या आप लोगों की विचारधारा जो पूरी है, मतलब क्यों आपने एक विजन छत्रपति शिवाजी महाराज का ही चूज़ किया? इसमें मुझे लगता है कि दो बातों को दो एंगल से इसको हम देख सकते हैं। पहला तो ये है कि हमारा जो कॉन्क्लेव होता है तो हम उसे हिंदू राष्ट्र अधिवेशन कहते हैं, और ये एकमात्र मंच होता है कि पूरे देश विदेश के जितने भी हिंदू संगठन है, कार्यकर्ता है या सामान्य से सामान्य भी कार्यकर्ता है,
तो उसे हम मंच देते हैं, उसको हम वहाँ पर अपना एक परिप्रेक्ष्य क्या है, दृष्टिकोण क्या है और वो कैसे काम कर रहा है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसके बारे में हम वहाँ पर चर्चा करते हैं। आमतौर पर वहाँ पर 2 दिन एडवोकेट्स का सेशन होता है, 2 दिन मंदिरों का होता है, 1 दिन इंटेलेक्चुअल्स का होता है, 2 दिन हिंदू राष्ट्र के बारे में चर्चा होती है, महिलाओं से संबंधित विषय होते हैं। तो ऐसे विभिन्न स्तर के जो कार्यकर्ता है, तो वहाँ पर हम एक तय करते हैं और पूरे भारत से, पूरे हर एक क्षेत्र से कार्यकर्ता आने के कारण हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर चैलेंजेस क्या हो रहे हैं और इन चैलेंजेस को कैसे हमें उत्तर खोजना चाहिए। तो हम कुछ पॉलिसीज़ वहाँ पर तय करते हैं। फिर उसके द्वारा कुछ अलग-अलग चीज़ों पर कि कैसे हमें एक साथ काम करना होगा, वहाँ पर लोकल समस्या होगी तो हमें क्या उस पर उपाय है, कौन सी चीज़ों पर हमें लीगल एंगल या लीगल रेमेडीज़ में जाना होगा। तो ये सारा वहाँ पर हम नीति निर्धारण करते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण है कि जैसे एक संगम है कि जहाँ पर हर कोई आकर के अपने विचार वहाँ पर व्यक्त कर सकता है और हर कोई जो है वहाँ से वो कुछ ना कुछ तो लेकर के जाता है। तो इसलिए अब ये मतलब 12 साल तो हो गए कि हर एक व्यक्ति जो है कोरोना का समय छोड़ कर के कि हर एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पर आता है और उसको वो पूरी साल राह देखता है कि मतलब मुझे वहाँ पर जाना है इस सम्मेलन में। तो ये एक जैसे हम कहेंगे कि एक अपेक्स बॉडी के जैसे वहाँ पर हो चुका है कि हम सबको वहाँ पर अपना एक समान संधि दे रहे हैं। अब रहा दूसरा मुद्दा कि छत्रपति संभाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी महाराज, तो मुझे लगता है कि आज जितना आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है, चाहे वो महिलाओं के सम्मान के बारे में हो कि जैसे उन्होंने बाल्यावस्था में ही जब उन्होंने अधिकार लिया, तो जो महिलाओं पर बलात्कार करने वाले थे, तो उस समय पे उन्होंने उनके हाथ पैर काट डालने की आज्ञा देना चालू किया। तो महिलाओं का सम्मान हो गया। फिर उन्होंने अपनी जो सेना बनाई, किसी जाति या किसी को भी लेकर के नहीं, तो उन्होंने अपनी सेना जो बनाई, सब जो है, सबको मावळे कहा जाता है। हर किसी को उन्होंने, चाहे बहिर्जी नाइक हो, चाहे शिवा जो उनको बचाने के लिए आया था वो हो, हर किसी को उन्होंने उसके अंदर सम्मिलित करके लिया। तीसरी बात ये आती है कि उन्होंने जब राज्य भी मिला, छत्रपति बन भी गए, तो सामान्य से सामान्य यानी किसान का लूट कैसे नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी सेना को कहा कि कहीं से आप जा रहे हो और वहाँ पर आपको फसल अच्छी दिखी और आपको लगा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना से हूँ, तो मैं वहाँ से कुछ फसल उठा लूँगा, तो मैं आपको उसके अंदर दंडित करूँगा। चाहे गौ माता को बचाने के वो बीजापुर में जाकर के उन्होंने किया। शूरता के वो एक अलग एंगल था उनका कि हर जगह पर, और अंतिम जो है कि वो माँ दुर्गा के, माँ भवानी के निस्सिम भक्त थे कि जिन्होंने अपने स्वराज्य को इस दृष्टिकोण से लोगों के सामने रखा कि ये राज्य जो है ये मेरा नहीं, ये श्री की इच्छा है। जो उन्होंने शपथ ली उसके अंदर ही ये कहा कि ये हिंदवी स्वराज्य होना ये मेरी इच्छा नहीं, ये श्री की इच्छा है। संतों का सम्मान उन्होंने किया, समर्थ रामदास हो, संत तुकाराम जी हो। तो ये जो हम देखते हैं कि हर चीज़ में एक आदर्श है उनका, हर चीज़ में उन्होंने, अफजल खान इतनी बड़ी सेना लेकर के आया, लेकिन स्ट्रैटेजी जो उन्होंने यूज़ की, उनको जब यहाँ पर आगरा में बुलाया गया, बंदी बनाया गया, तो जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज़ की, मुझे लगता है इससे बड़ा तो कोई योद्धा पुरुष आज हम विदेश में देखते हैं कि वहाँ पर स्पार्टा या ऐसे मूवीज़ वहाँ पर आती है और फिर हमारे सामने एक बड़ा ये आता है कि गन्स ऑफ नेवरॉन और इस प्रकार से कि देखिए कैसे जर्मन को इन्होंने परास्त कर दिया, कैसे ये लड़े उस समय पे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में एक एक ऐसे प्रसंग है कि उसके ऊपर उससे भी कई गुना अधिक मूवीज़ बन सकती है, कई गुना बड़ी, कि शाहिस्ते खान जब उनके महल में बैठा था तो मात्र हजारों की सेना में सिर्फ 140 लोगों को लेके जाकर के, मुझे लगता है भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक तो यही होगा कि उसकी महल में घुस कर के उसके ऊपर आक्रमण करना। इससे बड़ी तो स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती थी। तो ये जो है ये आज के युवाओं को बहुत प्रेरित करते हैं, महाराष्ट्र में भी प्रेरित करते हैं, पूरे भारत में प्रेरित करते हैं। तो ये इतिहास भी जो लोगों के सामने जाना चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज ने तो, उनको कई सारे आमिष थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मृत्यु स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला।
तो हम आज यही कह रहे हैं, जो लव जिहाद में है, जो चावल की बोरी पर अपना धर्म बदल रहे हैं, आज हम पंजाब में भी देख रहे हैं, दुख की बात है ये। तो ये जो है कि कोई तो आपको ठीक करके देगा, वो बाजेंद्र सिंह आता है, कुछ है कि वो हालेलुया बोल करके लोगों को बीमार से। तो मेरा तो सवाल ये है कि हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष फिर अमेरिका में और यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए क्यों जाते हैं? तो आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप अमेरिका में जाएंगे और यहाँ पर जो है गरीब बस्तियों में बताएंगे कि नहीं, प्रेयर करने से सब ठीक हो जाएगा। आज पोप का भी हम उदाहरण देखते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इन बातों को, ये जो गुमराह करने वाली जो बातें हैं, इसके लिए छत्रपति संभाजी महाराज का जो उदाहरण है कि हमें अपने धर्म का गर्व होना चाहिए। ये जो गर्व है वो कितना होना चाहिए, इससे इसकी परिसीमा छत्रपति संभाजी महाराज है। तो इसलिए हमने ये एक आदर्श के रूप में सबके सामने रखा। आखिरी सवाल मैं आपसे रमेश जी करूँगी कि क्योंकि गोवा में आपका हेड ऑफिस है, गोवा एक टूरिस्ट हब है, हर साल लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग न केवल भारत से लेकिन विदेश से भी आते हैं, तो बहुत अच्छा एक टूरिज़्म का हब है, पैसा भी अच्छा जनरेट करता है। अगर कोई भी बात करे कि अच्छा ठीक है कहाँ चले घूमने के लिए, गोवा एक बहुत ऐसा एक कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है। अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें भी हुई थी कि जिस तरह से रेट्स हाई हो गए थे, तो टूरिस्ट ने बहिष्कार भी कुछ समय के लिए किया, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि भारत में अगर बात होगी, वन ऑफ द एक कन्वीनियंट एक प्लेसेस है, वो गोवा को माना जाता है। और जब गोवा जाते हैं तो बहुत सारे साइट सीइंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक तो नेचुरल उसकी सेरीन ब्यूटी तो है ही है, उसके साथ चर्चेज़, अ सिटी ऑफ चर्च, सो मेनी चर्चेज़, बहुत सारे वहाँ पे गिरजाघर हैं जिनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और फ्राइडे और जो संडे के प्रेयर्स भी, जो संडे के प्रेयर्स होते हैं उसमें भी लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं। सेंट ज़ेवियर्स चर्च, जिसमें सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर की जो ममी है उसको प्रिजर्व करके कई सालों से, लगभग 100 साल से तो अधिक साल हो गए होंगे, नहीं 400 साल करीब, 400 साल पुरानी वो ममी है, उसको वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, भारत से, विदेश से। और एक जब भी आप ट्रैवल एजेंट को के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे वो जा करके और वहाँ पे एक गाइड आपको ज़रूर बताता है कि ये इस तरीके से इसको ऐसे प्रिजर्व किया गया। इसको लेकर के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि 400 साल पुरानी ये जो ममी है, जिसको सेंट ज़ेवियर की ममी बताया जा रहा है, वो सेंट ज़ेवियर, द सेंट ज़ेवियर जो एक सेंट थे, उनकी वो ममी नहीं है, वो उनकी बॉडी नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। एक प्रोटेस्ट भी हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक लीडर ने पिछले साल कुछ टिप्पणी करी थी इसको लेकर के, जिसके चलते पूरे गोवा में एक आंदोलन, एक प्रोटेस्ट हुआ था। ये मुझे लगता है कि ये अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि जो गोवा में आते हैं वो सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर, जिसको बॉम जीसस चर्च कहा जाता है, और ये ओल्ड गोवा में स्थित है। तो वहाँ पर ये मम्मी देखने के लिए लोग जाते हैं, और ये इस साल ही उसका एक्सपोजिशन था। एक्सपोजिशन का अर्थ ये होता है कि हर 10 साल के बाद उस ममीफाइड बॉडी को वो नीचे ला करके रखते हैं और लोग उसको श्रद्धा से दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैं इसके लिए ये दुखद मानता हूँ कि ये हिंदू जो हमारे वहाँ पर जाते हैं इस दर्शन के लिए, तो उन्हें इतिहास पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम ये क्रूसेड्स के बारे में जानते हैं, जैसे हम जिहाद की लड़ाइयों के बारे में जानते हैं, वैसे ही गोवा एक प्रदेश रहा है कि जो इंक्विजिशन की एक संघर्ष से गुजरा हुआ प्रदेश है। और ये इंक्विजिशन क्या है उसका इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए कि जब ईसाईयत बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी और जगह जगह पर कन्वर्जेंस करना प्रारंभ किए, तो एक तो ऐसे था कि जो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे या जो कन्वर्ट हुए, न्यो क्रिश्चियंस जिनको कहा जाता है, लेकिन वो अपनी पुरानी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते थे। जैसे उनके घर के सामने तुलसी वृंदावन होता था, घर में छुप करके कोई तो एक मूर्ति रख देते थे, या जैसे अपनी उत्सव जो है वो हिंदू पद्धति से मनाते थे, तो उनको सज़ा देने के लिए ये कोर्ट बनाया गया। सबसे पहले यहूदियों के लिए पुर्तगाल में ये पहले चालू हुआ, और सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर, he was the first, or he was one of the judge of this inquisition court in Portugal। तो उनकी 2 जजमेंट्स है, जिसके अंदर लगता है एक बार उन्होंने 16 लोगों को, एक बार 20 से करीब लोगों को
उन्होंने ज़िंदा जलाने का ऑर्डर दिया है और ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। उसके बाद में पोर्चुगीज़ राजा ने उन्हें गोवा में भेजा कन्वर्जन के लिए, क्योंकि ये जितने भी पहले आए थे, पहले व्यापार के नाम पर आए थे, फिर वो अपना फेथ हीलिंग के नाम पर आ गए और फिर उन्होंने उससे पहले तो कुछ नहीं था वहाँ पर, चर्चेस वगैरह कुछ नहीं थे। तो ये जब आ गए वहाँ पर और फिर उन्होंने चर्चेस बनाना चालू किया और देखा कि यहाँ पर जो है ईसाई तो बन रहे हैं जबरन, लेकिन फिर वो अपनी पुरानी परंपरा को नहीं छोड़ रहे हैं या कुछ जो है वो बन ही नहीं रहे हैं। तो इस कारण से जब ये हुआ तो उस समय पे ये इंक्विजिशन को लागू किया गया। उसके अंदर कई सारी सज़ाएँ होती थी, क्रूसिफिकेशन होता था, जिंदा जलाना होता था। वहाँ पर गोवा में एक हाथ कातरो खंबा है जिसको इंक्विजिशन पिलर कहा जाता है। तो नेट पर इसकी जानकारी है कि जहाँ पर महिला को टांग करके उसके परिवार यदि कन्वर्ट नहीं होता है तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। तो आज भी वहाँ पर इंक्विजिशन कोर्ट का टेबल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी, एक हम कह सकते हैं कि आज जो मानवता की बात हो रही है उस मानवता की हत्या करने वाली, और ये केवल गोवा में हुआ ऐसा नहीं है, ब्राज़ील में हुआ है, पेरू में हुआ है, स्पेन में हुआ है। तो ये बहुत सारी, और वहाँ पर तो इंक्विजिशन म्यूज़ियम है, ऑनलाइन भी ये म्यूज़ियम हम देख सकते हैं, जिसके अंदर ब्रेस्ट रिपिंग का टूल कैसे होगा, जिसके अंदर हाथ के नकल्स को कट करने का टूल कैसे होगा, ऐसे कई सारे, या जिसको कील लगा करके एक मतलब चेयर बनाई गई है। तो ऐसे ऐसे पनिशमेंट उसके अंदर दिए जाते थे कि जिसको हम मानवता के दृष्टिकोण से सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये जो है गोवा में फ्रांसिस जेवियर ने यहाँ पर इंक्विजिशन चालू करना है, इस प्रकार से पोर्चुगीज़ राजा को पत्र लिखा था, और जिसके बाद में उस पत्र के उत्तर के रूप में पोर्चुगीज़ राजा से आ गया कि गोवा में इंक्विजिशन कोर्ट चालू कर सकते हैं। तो ये जो है गोवा में इंक्विजिशन चालू होने का बेसिक जो मूल आधार है वो सेंट फ्रांसिस जेवियर का या फ्रांसिस जेवियर का पत्र है इसमें। तो इस बात को हमें समझना है। फिर उसके बाद में बहुत सारे अत्याचार वहाँ पर, जैसे शरिया के अंदर था कि आप इस्लामिक राज में हिंदू बन कर के रहना चाहते हैं तो आपको जजिया देना पड़ेगा, आप घोड़े पर नहीं बैठ सकते हैं, आप किसी मुस्लिम सरदार के सामने नहीं ये गर्दन उठा करके नहीं चल सकते हैं। वैसे ही प्रावधान इस इंक्विजिशन के रूल्स में है। आप घर के सामने तुलसी वृंदावन नहीं रख सकते हैं, कोई भी ईसाई होगा तो उसके सामने आप गर्दन ऊंची नहीं कर सकते हैं, शिखा नहीं रख सकते हैं, जनेऊ नहीं पहन सकते हैं, भात अपना चावल होगा उसके अंदर नमक नहीं डाल सकते हैं। यहाँ तक कि ये सारे रूल्स जो है वो इंक्विजिशन के रूल्स थे, और इन इंक्विजिशन के रूल के बाद बहुत बड़ा अत्याचार गोवा के लोगों पर हुआ। इसके बारे में विस्तार से गोवन इंक्विजिशन के बारे में पुस्तकें लिखी गई। एक तो डीनेशनलाइजेशन ऑफ गोवन्स, ये डॉक्टर टी.बी. कुन्हा की बुक है, स्वयं ईसाई थे तो उन्होंने इसके बारे में लिखा है। प्रियोलकर है, उन्होंने इसके बारे में लिखा है गोवन इंक्विजिशन के बारे में। तो ये जो है इसके साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आती है कि जो आज हमें बताया जाता है फ्रांसिस जेवियर के बारे में। तो चाहे मंदिर तोड़ना हो या अन्य जितनी सारी, ये जो हाथ कातरो खंबा जो है वो पहले सप्तनाथ मंदिर या सप्तकोटेश्वर मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, उसका पिलर है। तो हमारे मंदिर तोड़ करके उसी के पिलर ला करके ये सारी वहाँ पर सजाई दी जा रही थी। तो ये एक, मुझे लगता है कि गोवा के इतिहास में ये एक ब्लॉट है। और दूसरी रही डेड बॉडी से संबंधित जो या वो जो ममीफाइड बॉडी है उससे संबंधित जो बात है, तो हर एक की आस्था का ये केंद्र है कि ईसाइयों को लग रहा है कि भाई वो हमारे आस्था का केंद्र है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि जब ये इंटरनेशनल मुद्दा होता है, श्रीलंका के कुछ जो हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका ये क्लेम है कि ये जो बॉडी है ये श्रीलंका के एक बुद्धिस्ट मॉन्क है राहुला थेरो, उसकी ये डेड बॉडी है। तो उन्होंने ये क्लेम किया है, उन्होंने ये डिमांड कर चुके हैं। एक उनके कुछ लोग गोवा में आकर के भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिमांड किया था कि ये जो डेड बॉडी है ये राहुला थेरो की है, ये बुद्धिस्ट मॉन्क है, तो इसका एक डीएनए जांच होनी चाहिए कि इसका, आज तो विज्ञान बहुत आगे जा चुका है, तो विज्ञान के द्वारा ये चीज़ें सिद्ध भी हो सकती है कि छोटा सा पार्ट से आप समझ सकते हैं कि भाई
इसका डीएनए है वो एशियन है या यूरोपियन है, तो उनका कहना है कि इनका जो डीएनए है वो एशियन ही निकलेगा 100%, क्योंकि फ्रांसिस जेवियर की जो डेथ हुई थी वो तो चाइना में हुई थी। उसके बाद में कई महीनों के बाद वो पता चला, फिर उनकी बॉडी को दफनाया गया था वहाँ पर, फिर वो पुर्तगाल में गए। ये सारी जो प्रोसेस है उसमें 6-8 महीने का समय लग गया। इसके बाद चाइना से बॉडी रिकवर करके लाना ये बहुत कठिन चीज़ है। तो श्रीलंका का वहाँ के लोगों का कहना है कि श्रीलंका में भी पोर्चुगीज शासन था, तो ये राहुला थेरो एक तरीके से आयुर्वेद साइंटिस्ट था, तो उन्होंने कुछ तो दवाइयों का प्रयोग स्वयं पर किया था, जिस कारण से उनकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन उनका शरीर जो है वो वैसे ही था। तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है वो वहाँ से ये लेकर के आए हैं, तो हमें ये वापस सौंपना चाहिए। अब ये 2 देशों के बीच की बात है कि उन्होंने गवर्नमेंट को ऑफिशियली इसमें लिखना चाहिए, लेकिन श्रीलंका के बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आप देखेंगे तो उसके अंदर वो क्लेम कर रहे हैं, आज भी क्लेम कर रहे हैं। तो इसमें जो सुभाष वेलिंगकर जी है, उन्होंने लास्ट टाइम ये कहा था कि इसकी यदि इतनी डिमांड हो रही है और ईसाई भी जो उसको श्रद्धा से मान रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे हो कि एक बार जांच ही हो जाए कि भाई पता तो चले कि कहाँ का डीएनए है, यूरोपियन है या इसका है। और उसी कालावधि में जब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसी सप्ताह में स्पेन के एक चर्च में कोलंबस की डेड बॉडी थी, वो भी इसी प्रकार से थी। तो वहाँ पर ये डीएनए जांच की गई और वो ये पाया गया कि कोलंबस की जो बॉडी है वो ओरिजिनल यूरोपियन डीएनए की है, और उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया उस प्रकार से। तो ये जो है, तो उनका ये कहना था कि जब कोलंबस का डीएनए हो सकता है, उसकी जांच हो सकती है, तो फिर फ्रांसिस जेवियर के डीएनए की जांच क्यों नहीं हो सकती है। तो विज्ञान के आधार पर तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसको एक बड़ा सा मुद्दा करके वहाँ पर ये जो है वो आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। सवाल तो ये आता है कि साइंटिफिक चीज़ें पूछने के लिए केस क्यों हो रहा है। तो एक तो सामने आना चाहिए कि भाई फ्रांसिस जेवियर है या नहीं है, या उनका शरीर है या नहीं है, ये किसका शरीर है। यदि 2 जगह से क्लेम हो रहा है, श्रीलंका के लोग कह रहे हैं कि ये हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क की बॉडी है और ईसाई कह रहे हैं ये हमारे फ्रांसिस जेवियर की बॉडी है, तो है किसकी ये तो पहले स्पष्ट हो जाए। तो इसकी जांच करने में तो मुझे लगता है कि उन्होंने सामने आना चाहिए, उन्होंने खुल करके, तो उन्हें भी पता चलेगा कि हम जिसको प्रे कर रहे हैं वो वास्तविकता में फ्रांसिस जेवियर की बॉडी है या नहीं है। तो इसलिए जो खुलकर के साथ, लेकिन आजकल इसको भावनात्मक मुद्दा बनाया जाता है और फिर वो प्रोटेस्ट और सारी चीज़ें चलती है। तो इस कारण से अब आपने गुजरात का उदाहरण देखा होगा। गुजरात के अंदर जब वो बोइंग का एक्सीडेंट हुआ तो डेड बॉडीज़ को कैसे उन्होंने जांच लिया, डीएनए जांच से हुआ। किसी ने इसके ऊपर आक्षेप नहीं उठाया, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो। तो आज विज्ञान यदि ये इन चीज़ों में भी आइडेंटिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल एक आस्था का बिंदु करके क्यों ये चलाया जा रहा है। तो इसलिए ये जो कट्टरतावाद की जो बात आती है यहीं पर आती है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट यदि है तो फिर इन चीज़ों को करना चाहिए, और हम चाहते हैं कि इससे लोगों को भी पता चले, भारत में भी पता चले कि वास्तविकता में क्या है वहाँ पर। तो ये जो है, और इस इतिहास को भी हमने सरकार के पास मांग की है कि हाथ कातरो खंबा जो है, तो उसको इंक्विजिशन पिलर, तो उसको भी एक आर्कियोलॉजी का जो प्राचीन स्तंभ करके उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आज वो पूरी दुर्लक्षित अवस्था में है, जबकि वो जो है वो 12वीं सदी का वो मतलब उसका डेटिंग है, और इनका पोर्चुगीज समय जो है वो तो 450 साल पहले का है। तो ये उससे भी प्राचीन है। उसके ऊपर प्राचीन संस्कृत मिश्रित जो कन्नड़ भाषा थी उसके इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर, दयाज्ञ यानी द वन जो क्षमा करने वाला है। तो इस प्रकार से उसके ऊपर लिखा हुआ भी है। तो हम कह रहे हैं कि ईसाई कैसे लिख सकते हैं इसके ऊपर ये। तो इस कारण से ये हमारे मंदिर का पिलर है, और वहाँ पर, और इसके अंदर भी कांग्रेस के राज में बहुत सारे झूठ फैलाए गए कि जब वो पिलर था तो ये एग्जैक्टली चर्च के सामने था, तो वहाँ पर उनको अड़चन आने लग गई तो उसको उन्होंने हटाया वहाँ से, अब वहाँ पर गांधी जी का पुतला लगाया। तो हमारा कहना ये है कि उसका फिर एक बार जैसे वो चर्च के सामने था वैसे ही लगाया जाए, उसका इतिहास लोगों को पता चले, आज की पीढ़ी को पता चले। तो जो वहाँ पर चर्च में देखने के लिए आ रहे हैं उनको भी तो पता चले कि गोवा में इंक्विजिशन हुआ, और इंक्विजिशन का एकमात्र जो एविडेंस है वो ये है। तो ये दोनों चीज़ें आज लोगों के सामने खुल करके आनी चाहिए।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इसीलिए यही एक कारण भी है रमेश जी कि हिस्ट्री को वापस से रिविज़िट करने की बात हो रही है। काफ़ी सिलेबस में भी, एनसीईआरटी के भी काफ़ी सिलेबस में हिस्ट्री को लेकर के चेंजेस आए हैं। अभी एक खबर आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर का भी एक मॉड्यूल अलग से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि किस तरह से शूरता वीरता का जो वैलर रहा है इंडियन डिफेंस फोर्सेस, उसके बारे में भी पढ़ाई जाए। जो हमारी प्राचीन जो इतिहास है उसको दोबारा से, जो चोला डायनेस्टीज़ हैं, डायनेस्टी रही, जो पांड्या डायनेस्टी रही, उन सब के बारे में भी एक पासिंग रेफरेंस ना हो करके एक विस्तृत जानकारी बच्चों को और ख़ासकर युवाओं को दी जाए, क्योंकि उन्हीं बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है जो सिविल्स की तैयारी करते हैं हिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि वो इन डेप्थ उन चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। स्कूल में जो है बड़ा अभी तक जो था बहुत सुपरफिशियल तरीके की पढ़ाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका शो पर आने के लिए, और हिंदू जन जागृति समिति को लेकर के जो भी सवाल थे, जो भी एक क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मुझे लगता है कि कुछ बर्निंग क्वेश्चंस भी रहे, कुछ ऐसे ज्वलंत सवाल मेरे रहे, उन सभी का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।